हाउ आर यू स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 2 का एक पार्ट ख़त्म किया था। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। कल हमने उसको बेनिफिट्स पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बट उसका एक बेनिफिट रह गया था, हाउ डज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो अभी हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद हम उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तो शॉर्ट में बताती हूँ कल हमने क्या बेनिफिट्स पढ़े हैं। हमने बेनिफिट पढ़े कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, दे क्लीन अप द इन्वायरमेंट, दे आर यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। और अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ करते हैं। तो थोड़ा तो आइडिया आपको होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो अमोनिया बनता है नाइट्रोजन से, दिस इज़ डन बाय सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिर ये हमारी मिट्टी में मिक्स हो जाता है और ये हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, जिससे हमारे प्लांट्स जो हैं वो अच्छी मिट्टी में उगेंगे तो हेल्दी उगेंगे। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ओके, और हमने आपको ये भी बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं ये हमारा इन्वायरमेंट क्लीन करते हैं। और ये आइडिया आपको पहले भी होगा कि जितना भी एनिमल वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, या फिर डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो अगर इनको कोई तो डिकम्पोज करने के लिए अगर कोई नहीं होगा तो हमारी धरती तो सारी इन्हीं चीज़ों से भर जाएगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मैन्योर, ठीक है, बाय ईटिंग अप प्लांट्स एंड एनिमल्स का वेस्ट जो भी है। फार्मर्स पिट बनाते हैं, उसमें सारा प्लांट्स वेस्ट और एनिमल वेस्ट डालते हैं, और फिर वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारा जो डिकेइंग डर्टी मैटर है इसको डिकम्पोज कर देते हैं, और ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जो वापस आके सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाएगा, और इनफैक्ट ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करेगा सॉइल को। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी दे देते हैं, साथ में क्लीनिंग द इन्वायरमेंट का काम भी कर देते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एक्ट एज फो, ठीक है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो किस किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला और मेजर इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है ये डिजीज़ेस कॉज करते हैं। नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स में भी करते हैं और ये एनिमल्स में भी करते हैं। और जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। और एक तो ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं, दूसरा इनका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा फूड भी स्पॉइल कर देते हैं, हमारे कपड़े ख़राब कर देते हैं। हाँ, लेदर जो है, लेदर के शूज़, बेल्ट, वो सब ये डिटीरियोरेट कर देते हैं। तो डिजीज़ जो ये काज करते हैं, पहले तो मैंने बताया जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन होते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेंस। तो ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारी बॉडी में कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, हवा से, पानी से या खाने से।
इवन कि फिज़िकल कंटैक्ट विद द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड, या किसी एनिमल से भी कैरी हो सकते हैं। कभी कभी एनिमल्स कैरी कर लेते हैं, तो अगर हम पेट एनिमल जिनको हम टच कर लें या कुछ भी, तो फिज़िकल कंटैक्ट हुआ ना वो भी। तो ये इंसेक्ट्स से भी जो हैं ये फैल सकते हैं, बिकॉज इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो एक्ट एज कैरियर ऑफ द डिजीज़। तो इसीलिए हम इन डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, बिकॉज ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसके फ़िज़िकल कंटैक्ट से फैल सकती है। अगर हम किसी का जूठा पानी पी लें उससे फैल सकती है, किसी का अगर हम जूठा खाना खा लें तब फैल सकती है, अगर किसी को हम कोई इन्फेक्टेड बंदे के पास बैठ के अगर हम सेम एयर इनहेल कर रहे हैं, वी बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो जब हम बात करते हैं तो थोड़ा बहुत हवा का एक्सचेंज हो जाता है, तो दैट में ऑल्सो लीड टू इन्फेक्शन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली हो सकता है, तो इसीलिए हम इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है इन डिजीज़ की कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड इवन की टीबी के। बाकी का तो पता नहीं है। ज़ुकाम खांसी हो अगर एक बंदे को, तो ऑटोमेटिकली अगर बिना हाथ रख के फिर मुंह पे वो छींकता है, तो वो छींक से जितना वायरस है वो सारा सराउंडिंग एयर में आ जाता है, और जो पास बैठा व्यक्ति है उसको भी वो इफ़ेक्ट कर देता है। और अगर वो हाथ रख के भी कफ या स्नीज़ करता है, तो फिर वो इन केस उस हाथ से वो किसी से हैंडशेक या कहीं सरफेस पे उसने वो टच कर दिया और उसी सरफेस पे किसी और ने टच कर दिया, तो डिसीज़ जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। ओके, इसीलिए हम इनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। तो ये तो हो गया ना कि हवा से, पानी से, जूठा खाना से या फिज़िकल कंटैक्ट से। और मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट्स और जो एनिमल्स होते हैं ये भी डिजीज़ कैरियर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाउस फ्लाई बहुत गंदी होती है, उसको कभी खाने पे बैठने नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट सिट्स इन गार्बेज, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, और फिर जितना डिजीज़ वो कॉजिंग जर्म्स होते हैं वो उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, पैथोजेंस जो हैं वो उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, और जहाँ पर भी इन केस वो हमारे खाने पे बैठी, हमारे ऊपर बैठी है, तो वहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ जर्म्स छोड़ जाएगी, लीडिंग टू मेकिंग इट अनहेल्दी फूड, और यहाँ फिर ट्रांसफरिंग जर्म्स वेयर एवर इट सिट। तो और एग्ज़ाम्पल है कैरियर की एक फ़ीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसके बारे में तो आप कुछ कभी ना कभी तो आपने पढ़ा होगा ना कि जो मलेरिया है वो कैसे फैलता है, ये आपको पता है, मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। तो इस बात के लिए इसमें आप दो बातें याद कर लो कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, मेल मॉस्किटो डज नॉट कॉज मलेरिया। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये कैरियर होती है प्लाज्मोडियम की। ओके, ये कैरी करती है प्लाज्मोडियम। तो जब वो ब्लड सक करती है तो जो उसका स्टिंग होता है ना, उसके ऊपर ये प्लाज्मोडियम होता है और ये हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर जाता है। दिस लीड्स टू मलेरिया। तो इटसेल्फ एनोफिलीज मॉस्किटो इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये जो पैरासाइट कैरी करती है प्लाज्मोडियम, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। और एक और एग्जांपल दी है इन्होंने, फीमेल एडिस मॉस्किटो, जो कि कैरियर होती है डेंगू वायरस का। ओके, अब आपको पता चल गया ना मलेरिया और डेंगू कौन कॉज करता है। मलेरिया भी फीमेल कॉज करती है और डेंगू भी फीमेल मॉस्किटो कॉज करती है, लेकिन इनकी ब्रीड अलग है। जो मलेरिया है वो एनोफिलीज मॉस्किटो कॉज करती है और जो डेंगू है वो एडिस मॉस्किटो कॉज करती है।
तो अब इन्होंने शॉर्ट में ये बताया है कि हमें डेंगू और मलेरिया को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले हाइजीन, और जो पानी को हमें कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, बिकॉज़ ये जो हैं ये ब्रीड करते हैं पानी में, तो हैंस हमें पानी को बिल्कुल भी कहीं पर भी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट, कहीं पर भी नहीं। और अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कोई भी ऐसी जगह नहीं रहने देनी चाहिए जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करें। तो इसलिए ये मलेरिया जो है हम इसको स्टॉप कर सकते हैं फैलने से। अभी इन्होंने टेबल बताया है, इस टेबल में इन्होंने डिजीज़ का नाम और कौन कॉज करता है, इधर बैक्टीरिया और वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर है, वाटर है, फूड है, कांटेक्ट है, व्हाटएवर, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए हैं कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है टीबी, ये बैक्टीरिया कॉज करता है और ये हवा से बहुत जल्दी फैलता है। तो मीज़ल्स, खसरा, ये वायरस कॉज करता है, ये भी हवा से फैलता है। चिकन पॉक्स, माता, ये भी वायरस कॉज करता है, या हवा से, टच से भी फैल सकता है। देन कम्स द पोलियो, ये भी वायरस कॉज करता है, ठीक है, पोलियो वायरस, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी एयर या वाटर होता है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? पेशेंट को बिल्कुल अकेले कर देना चाहिए, उसकी चीज़ों को अलग रखना चाहिए, और समय समय पर उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए उसकी प्रॉपर एज में। और कॉलरा और टाइफाइड, ये दोनों जो है बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, और ये ज़्यादातर गंदे पानी से फैलती हैं। ये कॉलरा जो है गंदे फूड से भी फैल सकती हैं, इसीलिए हमें सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रॉपरली कुक फूड खाना चाहिए, और पानी साफ़ सुथरा पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन शुड बी डन इन द प्रॉपर टाइम। आगे है हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरल डिजीज़ है, गंदे पानी से फैलती है, पानी साफ़ सुथरा पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन। और नेक्स्ट मलेरिया, caused by protozoa, because plasmodium is the protozoa caused by mosquito, और हमें इसके लिए नेट रिपेलेंट्स रखने चाहिए। अगर जिस एरिया में मॉस्किटोज़ होते हैं, स्प्रे करवाना चाहिए इंसेक्टिसाइड्स टाइम टू टाइम, और अपनी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट अलो वाटर टू बी कलेक्टेड एनीवेयर। ओके, तो अब हमने ह्यूमंस में तो पढ़ लिया कि ये डिजीज़ेस कौन कौन सी डिजीज़ेस हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ेस कौन सी हैं, वायरल डिजीज़ेस कौन सी हैं, और इनको प्रिवेंटिव मेजर्स हमें क्या क्या लेने चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स में डिजीज़ेस नहीं कॉज करते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में भी डिजीज़ेस कॉज करते हैं। इसमें फिर एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट कोच। 1876 में उन्होंने डिस्कवर किया बैसिलस एंथ्रेसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो एंथ्रेक्स डिजीज़ कॉज करता है। ओके, जो एंथ्रेक्स डिजीज़ कॉज करता है। तो एंथ्रेक्स जो है बहुत डेंजरस ह्यूमन डिजीज़ भी है, और ये कैटल डिजीज़ भी है। जो एंथ्रेक्स डिजीज़ जो है ये डेंजरस ह्यूमन डिजीज़ भी है और कैटल डिजीज़ भी है, और ये बैक्टीरिया कॉज करता है इसको, बैसिलस एंथ्रेसिस। और जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है कैटल में, वो वायरस कॉज करता है। ओके, अब पढ़ेंगे हम डिजीज़ेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में कॉज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, ये सब जो है ना इसकी जो क्रॉप ख़राब करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इवन कि ये दे रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये उसकी क्रॉप्स भी कम कर देते हैं। तो इसमें हमने नीचे टेबल में बताया है, और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल्स जो कि इन बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देता है।
प्लांट डिजीज़ के नाम बताए हैं, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन, मोज़ेक ऑफ भिंडी। ओके, जो सिट्रस कैंकर है वो बैक्टीरिया कॉज करता है और एयर इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वैसे ही रस्ट ऑफ व्हीट जो फंजाई कॉज करता है एयर, और सीड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ख़राब सीड भी हो सकते हैं। तो येलो बीन, मोज़ेक ऑफ भिंडी, वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल और कॉज्ड बाय द इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट अटैक करते। तो अब हमने पढ़ लिया ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ अगर ह्यूमन में कॉज करते हैं ना, तो ये एनिमल्स में भी करते हैं और ये प्लांट्स में भी करते हैं। प्लांट्स में ये खेती का नुकसान भी करते हैं, ख़राब भी कर देते हैं और उनकी तादाद भी कम कर देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फूड पॉइजनिंग। आगे हमने पढ़ा ना, ये हमारा फूड ख़राब कर देते हैं बैक्टीरिया। डिजीज़ तो हमने पढ़ ली, अब हमने पढ़ना है ये हमारा फूड कैसे ख़राब करते हैं। कभी कभी ज़्यादा देर तक फूड पड़ा रहे तो फूड से स्मेल भी आती है ना। तो अगर हम ख़राब फूड खा लें ना, बड़े दिनों से पड़ा हुआ फूड, या फिर तो वो फूड क्या हो जाता है, उसके ऊपर ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं और वो फूड जो है ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो अगर कोई वो खा ले ना तो उससे फिर उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो वोमिटिंग्स और ये पेट दर्द वगैरह शुरू हो जाती है और उसको फटाफट हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अगर उसको प्रॉपर उस समय ध्यान ना दिया जाए तो इवन इट लीड्स टू क्रिटिकल डेथ ऑफ द पेशेंट, क्योंकि एकदम से खाना, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, लूज मोशंस, पेट दर्द, मतलब सिवियर डर्टी कंडीशन हो जाती है ना इंसान की। तो इसीलिए जब भी खाना खाना है ना तो उसका ध्यान रखना है कि वो ख़राब ना हो। ख़राब खाना जो है उसकी स्मेल से पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी हम होटल्स में या कहीं पर पार्टी फंक्शंस में जाते हैं ना, तो वो खाना खा के आ जाते हैं, तब तो हमें बहुत टेस्टी लगता है और घर में आके पेट ख़राब, उल्टियाँ और ये सब। तो इट इज़ ड्यू टू, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन का खाना रखा होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, उसमें वो कुछ डाल देते हैं, उसे पता नहीं चलता, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड को टॉक्सिक बना देते हैं, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ कर देते हैं। तो फूड पॉइजनिंग, और फूड जो है वो पॉइजनस हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है सीरियसली बीमार हो सकता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब कुछ खाना, जैसे कुछ अचार हैं, जैसे कि कुछ केक, पेस्ट्रीज़ नहीं, जैसे कि जैम्स, जेलीज़ हमारे घर में हमारी बड़ी मम्मा या हमारी दादी बनाती हैं और वो हम 6 मंथ्स तक, 1 ईयर तक रखते हैं, तो वो ख़राब नहीं होता है। इसके लिए भी वो क्यों ख़राब नहीं होता, क्योंकि हमने उसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, और जो वो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, वो कोई बाहर से सिंथेटिक सब्सटेंस नहीं होते, वो हमारे किचन के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ में ज़्यादा साल्टिंग कर दें, अचार में नमक ज़्यादा होता है, साल्टिंग ज़्यादा, जैम्स में ज़्यादा शुगर होती है, और ऑयलिंग, ये एडिबल ऑयल अगर हम ज़्यादा अचार में डालते हैं ना, तो यही चीज़ें हैं। या फिर हम एयर टाइट कंटेनर्स में चीज़ रखेंगे तो वो चीज़ सिली नहीं होगी, जर्म्स को अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है ना, ये सब हम स्टेप्स लेते हैं ताकि हमारा फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाए। तो ये जो होते हैं ना, ये एक केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड में ये होता है कि फूड जो है वो एक प्रॉपर कंडीशन में जो था उसको हमने दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया है, लेकिन अब वो जो दूसरी फॉर्म का चेंज हुई है ना, वो वापस बैक टू इट्स फर्स्ट फॉर्म में नहीं आ सकती। ठीक है ना, कच्चा अचार जो है वो थोड़ा थोड़ा पक जाएगा, उसमें हम ऑयल डालेंगे, नमक डालेंगे, वो, लेकिन वो वापस कच्चा आम नहीं बन सकता, तो जबकि हमने उसको कुक नहीं किया। ठीक है ना, तो इसमें बताया है साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स जो हैं ये कॉमन केमिकल्स हैं जो चेक रखते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होने देते, इनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। हम साल्ट ऐड करते हैं या एसिड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं अचारों में, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको अटैक ना कर पाए। ठीक है ना, अगर अचार में हम एसिड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, और एसिड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है ना,
ठीक है। और जो कॉमन प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं ना, वो होती है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बिसाइड्स साल्ट्स, एडिबल ऑयल और शुगर के। तो ये जो है ना, ये यूज़ होते हैं जैम्स में भी और स्क्वैशेस में भी, ताकि स्पॉइलेज ना हो। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो कॉमन सॉल्ट से हम कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं? हम मीट में, फ़िश में, अगर हमने इनको प्रिजर्व करके रखना हो ना, तो इनमें खूब सारा नमक डाल दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। हम आंवला को प्रिजर्व करना, कच्चे आमों को प्रिजर्व करना हो या इमली को प्रिजर्व करना हो, तो उसमें खूब सारा नमक डाल के रख दो, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेली, स्क्वैशेस में ज़्यादा शुगर ऐड की जाती है ना, तो शुगर जो है मॉइस्चर नहीं डेवलप होने देती है। तो इसलिए अगर मॉइस्चर में बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप होता है, तो शुगर जो है मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं बनने देगी, वो रिड्यूस कर देती है मॉइस्चर कंटेंट, तो इसलिए बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होगी। फिर ऑयल एंड विनेगर, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर भी प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, ये सब भी हम प्रिजर्व करते हैं बाय एडिंग ऑयल एंड विनेगर। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, अब ये तो बड़ा बेस्ट मेथड है। हम दूध को भी ऐसे करते हैं, क्या करते हैं कि दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में फटाफट गर्म करते हैं और फिर उसको फटाफट 15-30 सेकंड तक गर्म करते हैं और फिर उसको एकदम से ठंडा करके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को फिर स्टोर कर देंगे कहीं पर, तो इससे उसमें ग्रोथ नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं और ये मेथड जो है लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। ओके, तो अब इसमें क्या करते हैं, हम दूध को फटाफट हीट कर देते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। तो फिर उसको सडनली हम ठंडा करके स्टोर कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं और हमारा दूध इससे ख़राब नहीं होता। तो सिमिलरली हम काफ़ी और भी चीज़ों को हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट फटाफट गर्म करके ठंडा कर दें, तो हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये इसको आपको अच्छे से समझना है। मैं बताया कि आपने प्रीवियस क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। ठीक है, राइजोबियम जो है ये प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो बैक्टीरिया है ये रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है और वहाँ पे नोड्यूल्स में रहकर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स कर देता है। क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ऑल्दो इट इज़ वेरी मच इन क्वांटिटी, 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, पर वो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो हमारे प्लांट्स वो नहीं ले सकते। तो जो राइजोबियम है ना, तो वो इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर को उसको फिक्स कर देता है इनटू अमोनिया में। तो वो अमोनिया जो है वो हमारी सॉइल में मिक्स हो जाता है और वो प्लांट जो है वो कैपेबल ऑफ वो एब्जॉर्बिंग विद द वाटर, वो उसके साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बट कोई काम की नहीं है, बिकॉज वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, प्लांट्स उसको ले ही नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा। तो राइजोबियम जो है जो रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जैसे मटर हो गए, बीन्स हो गए, तो वहाँ रहता है, वहाँ एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, तो ये वहाँ रहता है। राइजोबियम जो है एनारोबिक बैक्टीरिया है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है, तो इन टर्न ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और प्लांट्स को उगने में मदद करता है। तो सेकंड एक और भी पॉइंट क्या है इसमें कि इन दोनों का ना, राइजोबियम बैक्टीरिया का और ये जो
लेग्यूमिनस प्लांट का ना सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बियोटिक मतलब म्यूचुअल बेनिफिट में रहते हैं, एक दूसरे को ये बेनिफिट देते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, और जो प्लांट्स हैं एक तो इसको एनारोबिक कंडीशन मिल जाती है रहने के लिए, और दूसरा इसको फूड मिल जाता है, क्योंकि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है थोड़ा बहुत शुगर इसको वहाँ से मिल जाता है। और इन्होंने ये भी बोला है कि बिसाइड बैक्टीरिया कभी कभी जो नाइट्रोजन है ना वो लाइटनिंग की वजह से भी फिक्स हो जाती है। जो जब बिजली चमकती है ना एकदम से, तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, और जब रेन आती है लाइटनिंग थंडरिंग और रेनिंग, फिर जब रेन आती है तो वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है, और फिर ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया, बिसाइड राइजोबियम और भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, बट मेनली आप यही पढ़ोगे। और लाइटनिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड टर्निंग इट इनटू अमोनिया, और विच इज़ यूजफुल फॉर द इनटेक ऑफ प्लांट्स। ठीक है, विच प्लांट्स कैन ईजिली इनटेक। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने बोला है कि ठीक है नाइट्रोजन फिक्स भी हो जाती है, पर फिर भी जब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चेक करते हैं वो फिर 78% की 78%, वो तो कम ही नहीं होती, फिक्स भी हो गई है, हर चीज़ तो कॉन्स्टेंट है। तो फिर ये क्या है, फिक्स हो रही है, मिट्टी में मिक्स हो रही है, एटमॉस्फेयर में, हवा में फिर उतनी की उतनी, ये क्या चक्कर है भाई। तो इसका क्या है, ये नाइट्रोजन साइकिल। अब आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, आप साइकिल्स पढ़ेंगे। ऑक्सीजन, हर एक चीज़ जो हमारी नेचर में कॉन्स्टेंट रहती है, चाहे वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबका अमाउंट फिक्स्ड है। और दुनिया बदलती है, सदियाँ बदलती हैं, लेकिन ये समय, हवा का जो कंपोजिशन है वो सेम ही रहता है। ठीक है ना, हम इतनी इंसान ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना कुछ है, बट फिर भी यहाँ पर सब कुछ कॉन्स्टेंट रहेगा। तो वैसे ही हम नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे हैं भाई। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर, हवा की जो नाइट्रोजन है वो हमने मिट्टी में मिक्स कर दी, तो वो जो हवा वाली नाइट्रोजन है वो फिर से जब हमने चेक किया वो फिर 78% ही उसकी कंपोजिशन है। वो कैसे, वो है साइकिल। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है ना, ये एक बहुत असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजन होता है, वाइटामिन्स में नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। तो और दूसरी बात जो है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, जो हमारी गैस हवा में है नाइट्रोजन, डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स इनको ले नहीं सकते। सर्टन बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट होती है, वो फिक्स करती है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो अमोनिया है। ठीक है, तो एक बार ही वो कन्वर्ट हो गई अमोनिया में, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई, तो वो फिर यूज़फुल नाइट्रोजन बन जाती है। ठीक है, फिर ये प्लांट्स ले लेते हैं सॉइल्स के थ्रू, अपनी रूट सिस्टम से वो पानी में मिक्स होकर वो जो अमोनिया है वो प्लांट्स ले लेते हैं। अब ये प्लांट्स जो हैं इसको वेरियस प्लांट प्रोटीन्स बनाएंगे और बाकी कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, और जब एनिमल्स आएंगे वो प्लांट्स पे फीड करेंगे, तो ये सारे प्लांट्स जो हैं उनके अंदर चले जाएंगे, और सारे प्रोटीन्स उनके एनिमल्स के अंदर चले जाएंगे, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी उनके अंदर चले जाएंगे। तो जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाएंगे तो ये तो मिट्टी में ही मिल जाएंगे ना, मिट्टी पे ही गिरेंगे, और मिट्टी पे जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो इनको नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि वापस प्लांट्स ले लेंगे, और कुछ और बैक्टीरिया जो है इस नाइट्रोजन गैस को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। एज अ रिज़ल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में रिमेन्स कांस्टेंट। तो जैसे कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, हाँ, ये लाइटनिंग से भी मैंने आपको बताया ना, ये कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी इसको फिक्स करते हैं।
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो फिर ये जो नाइट्रोजन को फर्दर बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में फिक्स करते हैं। पहले इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसको नाइट्रोजन में फिक्स करते हैं और फिर ये इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में फर्दर बैक्टीरिया इनको फिक्स करते हैं। और जब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स में हो जाती है तो ये इन्होंने बता दिया कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन ये सॉइल में आ गई फिर, ठीक है। जब ये सॉइल में आ गई फिर ये प्लांट्स के लिए यूज़फुल हो जाती है और प्लांट इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, इसको डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते। फिर क्या हो गया, प्लांट्स को एनिमल्स ने खा लिया, ठीक है। तो या फिर जो एनिमल का एक्सक्रीटा था और यहाँ जब वो मर गए तो वो मिट्टी में आके वापस मिल गए। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट उनके एक्सक्रीशन से डेथ से वो वापस आके मिट्टी में मिल गया और वो वापस इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स ही था, ठीक है। और कंपाउंड्स में जब ऐसे मिट्टी में मिल गया फिर बैक्टीरिया ने क्या किया, इन कंपाउंड को वापस गैसेस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बैक्टीरिया जो थे मिट्टी में उन्होंने इन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन को वापस इसको गैसेस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया और ये फिर वापस जाकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गई। तो दिस इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। दैट इज़ वाई जो है नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। बैक्टीरिया पहले उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो उसको प्लांट खाते हैं, प्लांट को एनिमल खा जाते हैं और जब एनिमल मर जाते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट वापस मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में वो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और वो नाइट्रोजन वापस जाके गैस में मिल जाती है, एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आप ये लेक्चर को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। इन केस कुछ भी जो है आपकी क्वेरीज हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में पेन डाउन कर सकते हैं। प्लीज़ सी द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।